नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। साथियों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे Z3 9.50। ठीक है, Z3 9.50 होता क्या है, किस प्रकार का होता है ना, इसके बारे में अपन आज क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। देखो, Z3 9.50 की साथियों अपन बात करें, एक प्रकार का एक बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड है ना। क्या है, एक प्रकार का ये भी बिब्लियोग्राफिक एक स्टैंडर्ड है, एक मानक निर्धारण करने के लिए है। दूसरा, अगर साथियों अपन एक नॉर्मल सा अगर अपन दूसरी अपन बात करें, जो इसका कहा जाता है साथियों, इसको कहते हैं कि एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन एक प्रोटोकॉल है। जिस प्रकार से साथियों अपन जो है इंटरनेट की अगर अपन बात करें, इंटरनेट पर कोई भी आप फाइल ट्रांसफर करने के लिए अपन जो है एक प्रोटोकॉल होता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का अपन यूज करते हैं। मेल पर जो है आप एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हो। इसी प्रकार लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस को जो है आप ट्रांसफर करने के लिए, उसका यूजेज करने के लिए, उसका रिट्राइवल करने के लिए अपन क्या करते हैं, Z3 9.50 का प्रयोग करते हैं। जैसे साथियों अपन बात करते हैं कोहा की। अब से एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि कोहा किस स्टैंडर्ड पर काम करता है, किस मानक पर काम करता है। तो साथियों कोहा जो है Z3 9.50 मानक पर कार्य करता है, इस स्टैंडर्ड पर कार्य करता है ना। पिछली क्लास की अगर साथियों अपन बात करें, आईएसओ को पढ़ा। आईएसओ क्या था, आईएसओ 2709 क्या था, इसका वर्तमान में एडिशन कौन सा चल रहा है, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज अपने पढ़ी। ठीक है, तो आज की क्लास अपन पढ़ेंगे Z3 9.50। दूसरा, Z3 9.50 की साथियों अगर अपन बात करें, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहो। ऐसे नहीं, इस क्लास में भी आपको एक एक चीज कंसेप्ट वाइज समझाया जाएगा। समझना है, कंसेप्ट क्लियर कर लोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको ही पता है क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक एक चीज को साथ के साथ में नोट बनाते हुए चलो, एक एक चीज के साथ में लिखते हुए चलो। आज का टॉपिक लिखो साथियों, Z3 9.50। यूजीसी नेट की अगर साथियों अपन बात करें, नेट की तैयारी करो, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करो, या आप किसी अन्य जो है कंपटीशन की तैयारी करो, केवीएस की तैयारी करो, तो ये हर जगह टॉपिक आपको देखने के लिए मिलता है नॉर्मल सा। लेकिन इसको अपन यूजीसी नेट के लेवल तक अपन पढ़ रहे हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ो, बेसिक लेवल से पढ़ो। और जहां सिलेबस में आपको दिख गया कि भाई ये अपने इस कंपटीशन के में है, तो वहां पर जो है ना, ऐसा नहीं कि हमें जो है ना इसका नाम याद करना किसने किस किया। भाई एग्जामिनर कहीं से पूछ सकता है, लेकिन उस लेवल तक जो आपका लेवल है वहां तक इसको आपको पढ़ना आवश्यकता है। ठीक है, तो ये साथियों एक स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन है, एक प्रकार का। ठीक है, जैसे अपन Z3 9.50 को एक कम्युनिकेशन के माध्यम से, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के माध्यम से भी जानते हैं। तो टॉपिक साथियों रहेगा आपका, टॉपिक का जो नाम है आपका Z3 9.50, जो कि बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड के नाम से भी अपन क्या करते हैं, इसको पहचानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफी भी कह सकते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि है क्या, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसको विकास किस प्रकार से किया गया, किस किस प्रकार से इसका यूजेज होता है। Z3 9.50 की साथियों अगर अपन बात करें, तो इसका जो है बिब्लियोग्राफी का विकास जो होता है साथियों, इसका विकास होता है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लाइंट जो है सर्वर एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अर्थात साथियों अपन कह सकते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वर एप्लीकेशन लेयर है जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में काम आता है। पुस्तकालयों में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के निम्न से किस मानक का अपन प्रयोग करते हैं साथियों, आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो सर Z3 9.50 का अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेशन या प्रोटोकॉल के माध्यम से इसका यूज करते हैं। Z3 9.50 लाइब्रेरी में डेटा को रिट्राइविंग करने के लिए प्रयोग में भी लिया जाता है। ये ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाए निम्न से किस मानक का, किस बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड का डेटा को रिट्राइव करने के लिए, डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो वह साथियों आपका आता है Z3 9.50। इसको साथियों विकास जो किया जाता है, इसका विकास होता है 1970 के आसपास, इसका विकास होता है 1970 से इसका विकास होता है। ठीक है, इसके बाद में इसके साथियों अलग अलग वर्जन आते हैं, सक्सेसिव वर्जन भी आते हैं। वर्जन 1988 में, 1992, 1995, 2003 में इसका लास्ट वर्जन आता है। फिर इसका अपडेट जो है ना, इसका लेटेस्ट एडिशन जो है Z3 9.71 जो होता है साथियों, वो क्या है, इसका जो है एक प्रकार का लेटेस्ट एडिशन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसको जो विकास किया है साथियों, जो है ANSI और निस्को स्टैंडर्ड का विकास, इन दोनों के द्वारा विकास किया गया है, जो कि दोनों संस्थाएं साथियों किसकी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की अगर अपन बात करें, तो ये दोनों संस्थाएं की अगर साथियों
साथियों अपन बात करें, ये दोनों संस्थाएं आपको देखने के लिए मिलती है किसकी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की दोनों संस्थाएं आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद में साथियों अपन बात करें, आपके सामने जो है ना पिछली क्लास में एएनएसआई आया था, निस्को आया था, तो उसकी फुल फॉर्म भी लिख लो। एएनएसआई और निस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका एएनएसआई का पूरा नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, और निस्को का पूरा नाम है साथियों नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। साथियों इसका पूरा नाम आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो Z3 9.50 की साथियों अपन बात करें, इसे अपन कॉन्टेक्चुअल एक क्वेरी लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। भाई लाइब्रेरी में किसी प्रकार की क्वेरी आती है तो उस क्वेरी को पूरा कैसे किया जाए उसके लिए अपन क्या करते हैं, Z3 9.50 का प्रयोग करते हैं। अर्थात साथियों को डेटा पहले से कंप्यूटर में अपन जो है एक स्टोर करके रखते हैं, और उसके बाद में कोई लाइब्रेरी में कोई पाठक कोई यूजर आता है और उसकी कोई कॉन्टेक्चुअल क्वेरी होती है, कोई टेक्स्ट से संबंध किसी प्रकार क्वेरी होती है, तो उसको क्वेरी को पूरा करने के लिए अपन क्या करते हैं, Z3 9.50 का अपन साथियों इसका यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, और इसके माध्यम से अपन डेटा को क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं। तो इसे साथियों इसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल क्वेरी लैंग्वेज को साथियों कॉमन क्वेरी लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉन्टेक्चुअल क्वेरी लैंग्वेज को और किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों इसको कॉमन क्वेरी लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और किस रूप में जाना जाता है, इसको कॉमन क्वेरी लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। इस चीज का साथियों क्या करना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। दूसरा साथियों जो है ये कॉमन क्वेरी लैंग्वेज या कॉन्टेक्चुअल क्वेरी लैंग्वेज किस पर आधारित है साथियों, ये Z3 9.50 सेमेंटिक्स पर क्या है, आधारित है। जो कि साथियों अगर अपन बात करें, इसको जो विकास किया गया है ओरिजिनली, किसको जो विकास किया है साथियों, Z3 9.50 को जो विकास किया है, ये विकास साथियों किसके द्वारा किया गया है, आपके निस्को के द्वारा इसका विकास किया जाता है। ओरिजिनली जो विकास होता है पहली बार इसका विकास किया गया है निस्को के द्वारा। निस्को नहीं आता है तो साथियों अपन कह सकते हैं एएनएसआई आएगा। एएनएसआई ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अधीन जो है ये दोनों संस्थाएं क्या करती है, कार्य करती है। अगर आपसे पूछे अप्रूव किसने किया है इसको, तो निस्को ने किया। इसका विकास किसने किया है, आपके निस्को ने किया। लेकिन साथियों अगर अपन बात करें इसको एक आधुनिक रूप किसने दिया, अगर आपसे पूछे आधुनिक तौर पर इसको विकसित किसने किया है, ठीक है, एक मॉडर्न जो अपन बोल सकते हैं मॉडर्न इसका डेवलपमेंट किसने किया है, तो मॉडर्न डेवलपमेंट या आधुनिक जो विकास किया है वो साथियों किसने किया है, विलियम ई मोयन ने इसको क्या किया है, विकसित किया है। इस चीज का भी आपको साथियों क्या करना है, ध्यान आपको रखना होता है। एक बार इसको भी लिख लो। अब देखो साथियों अपन बात करते हैं इसके यूजेस की, कि इसके प्रयोग कौन कौन से हैं, किस प्रकार से साथियों अपन क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके प्रयोग की, ठीक है, किसके, Z3 9.50 की। ये साथियों एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है। जिस प्रकार से साथियों अपन क्या करते हैं, कोई भी इंटरनेट के माध्यम से कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं, इमेज ट्रांसफर करने के लिए अपन FTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, उसी प्रकार जो है लाइब्रेरी में आपको डेटाबेस का को ट्रांसफर करना है, उसका यूजेज करना है, रिट्राइव करना है, तो यहाँ पर साथियों Z3 9.50 का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है। अर्थात आपको अगर आपकी लाइब्रेरी में इसको इंस्टॉलेशन करवाना होगा या करना है तो इसका आपको सर्वर लेना होगा। इसका क्या करना होता है, आपको सर्वर लेना होता है, सर्वर परचेज करना होता है, महीने ईयरली या जो भी इसका प्लान होता है उसके अनुसार क्या करना होता है, आपको सर्वर एप्लीकेशन आपको मिलता है, ठीक है। और इसके साथ ही आप क्या करते हो, इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर आप सर्वर लेने के बाद में इसके आप क्लाइंट बन जाते हो, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आप जो है इसके सर्वर पर ऑनलाइन डेटा क्या कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो। जिसके बाद में किसी प्रकार का यूजर आता है लाइब्रेरी में, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, फिर आपके साथियों यहाँ पर इस Z3 9.50 के माध्यम से जो आपने पहले डेटा सर्च किया, डेटा स्टोर कर रखा है, उसको वापस रिट्राइव भी कर सकते हो। अभी एक इमेज के माध्यम से भी, अपने एग्जांपल के माध्यम से भी समझेंगे। देखो तो सर्वर एप्लीकेशन बाय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसे निम्न में से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्न में से किस मानक को
कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की श्रेणी में आता है। तो ये साथियों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की श्रेणी में आता है, जो सूचना खोजने पर पुनः प्राप्त करने के लिए साथियों पुस्तकालय में प्रयोग लिया जाता है, जो कि सूचना खोजने के लिए प्रयोग लिया जाता है, या अपन कह सकते हैं सूचना खोजने और सूचना पुनः प्राप्त करने के लिए, और सूचना अगर साथियों अपन बात करें पुनः प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में किसका अपन यूज करते हैं साथियों, Z39.50 का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। Z39.50 को ANSI व निस्को के द्वारा तैयार किया गया। अगर आपसे अप्रूव पूछे तो अप्रूव किया है निस्को ने, और इन दोनों ने मिलकर क्या किया, तैयार किया है। दोनों संस्थाएं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अधीन क्या करती है, कार्य करती है ना। Z39.50 को ISO स्टैंडर्ड जो है 239.50 के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे कि Z39.50 ISO स्टैंडर्ड के अंतर्गत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो वहां पर इसको 23950 के नाम से, ना कि साथियों यहां पर जो है आपके जेड है, जेड नहीं है, Z39.50 नहीं है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं साथियों, 23950 के नाम से साथियों क्या करता है, इसको जाना जाता है। किस में जाना जाता है, आपके ISO स्टैंडर्ड के रूप में साथियों इसको जाना जाता है। क्लियर है। Z39.50 को मानक की देखरेख जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की संस्था निस्को के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए देखरेख कौन करता है इसके वर्तमान में, तो साथियों इसके देखरेख जो करता है वह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की संस्था जो है निस्को, इस निस्को के द्वारा इसकी क्या की जाती है, देखरेख भी की जाती है। इसका भी साथियों क्या करना, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है या नहीं भाई। इसकी देखरेख पूछे किसकी, Z39.50 की, कौन करता है सर, तो इसकी देखरेख करता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की संस्था। यहां तक एक बार क्या करो साथियों, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब इसके बाद में साथियों अपन आगे बात करते हैं। देखो Z39.50 का पुस्तकालय में बड़े स्तर पर क्या होता है, प्रयोग होता है। भाई इसका प्रयोग जो होता है, जो बड़े पुस्तकालय होते हैं वहां पर साथियों क्या करते हैं, इसका बड़े स्तर पर प्रयोग करते हैं। डेटा को रिट्राइव करने के लिए किसी प्रकार का पाठक है, किसी प्रकार के लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन की मांग की, सूचना की प्राप्ति मांग की, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बड़े स्तर पर डेटा को रिट्राइव करने के लिए इसका अपन क्या करते हैं साथियों, यूज भी करते हैं। ये साथियों दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के मध्य प्रयोग में भी लिया जा सकता है कि भाई इसका 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय आपस में मिलकर डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, आपस में मिलकर बिब्लियोग्राफिक जो डेटा है, रिकॉर्ड्स है, उसका आपस में प्रयोग कर सकते हैं, आपस में यूज कर सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं साथियों, उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को आपस में यूज करने के लिए साथियों एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के रूप में क्या करते हैं, इसको ये भागीदारी निभाता है दोनों के मध्य। क्लियर है यानी। ये साथियों जो है इंटर लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, अर्थात जो साथियों जो दूसरा पुस्तकालय जो है, या दो आपस में पुस्तकालय मिलकर, या 2 या 2 से अधिक से पुस्तकालय आपस में मिलकर अपने कैटलॉग का भी क्या कर सकते हैं, सूचीकरण का भी यूज कर सकते हैं, कैटलॉग कार्ड का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और लाइब्रेरी में साथियों इंटर लाइब्रेरी लोन में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। ऐसे पुस्तकालय, ऐसी लाइब्रेरीज जो डिजिटल लाइब्रेरीज है, ऐसे लाइब्रेरीज जो डिजिटल लाइब्रेरीज है, और डिजिटल लाइब्रेरीज में साथियों पुस्तकें किस में रहती है, ई बुक के रूप में रहती है। और अगर कोई ई बुक है किसी लाइब्रेरी में, और अपने सपोज करते हैं 2 लाइब्रेरी, ए लाइब्रेरी और बी लाइब्रेरी, इस बी लाइब्रेरी में क्या है साथियों, ई बुक है ना। अब ए लाइब्रेरी को क्या है, आवश्यकता है। अब ये बी है ना, मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगी भाई तेरे को, बी लाइब्रेरी कहती है मैं तेरे को पीडीएफ नहीं भेजूंगी। अब ए लाइब्रेरी कहती है, क्या कहती है कि मैंने जो है Z39.50 का क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ले रखा है, कि इसका सर्वर जो है सर्वर एप्लीकेशन ले रखा है। भाई तूने भी ले रखा है क्या, कि मैंने भी ले रखा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जा भाई इस पर Z39.50 पे आ जा। यहाँ से साथियों क्या कर सकते हैं, ये आपकी बुक जो है क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। ए पुस्तकालय बी पुस्तकालय से उधार ले सकता है कि भाई आपको जो है ना 10 दिन तक आपके सर्वर पर क्या होगी, ये आपके सर्वर पर पुस्तक शो हो जाएगी, है ना। तो शो होने के बाद में किसी पाठक को आवश्यकता है तो वहां पर इस सर्वर पर आकर क्या कर सकता है, ए लाइब्रेरी के सर्वर पर आ जाएगी Z39.50 पर, और ये आराम से पढ़ लेगा।
दूसरा एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। भाई आप क्या करते हो, एसएलसी क्लासेस से क्या कर रहे हो भाई, पढ़ रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो यहाँ से। अब एसएलसी क्लास से एप्लीकेशन पढ़ रहे हो। अब सर हमें जो है ना, हम राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमें जो है राजस्थान जीके का भी चाहिए। अब भाई जीके का तो यहाँ पढ़ाते नहीं, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, किसी दूसरी संस्था से क्या किया, संपर्क किया। तो कोई ए क्लासेज है, ये कहते हैं कि हम तैयारी करवा देंगे, लेकिन आपको वीडियोस आपको नहीं देंगे। हम वीडियोस क्या करेंगे, हम आपको जो है ना इसी एप्लीकेशन पर अटैच कर देंगे, और ये इतने महीने की स्टूडेंट्स की वैलिडिटी रहेगी। स्टूडेंट यहाँ से आपसे फीस पे करेगा, लेकिन फीस हमारे पास आएगी। अरे मैं भाई कुछ भी करो, लेकिन स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए, उनकी क्यूरी है, उनका टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर उनका क्या हो जाना चाहिए, एक सिलेबस, उनको जो है उनकी मांग है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो ये क्या हो रहा है साथियों, एक प्रकार का आपस में जो है यहाँ पर भी डेटा का, वीडियोस का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो यहाँ पर एसएलसी क्लासेस ने इंटर लाइब्रेरी किया है, जो वीडियोस को क्या है, ऋण पर लिया है, उधार लिया है, और ऑटोमेटिक जो है ना 1 महीने बाद 6 महीने जो भी इनका जो डील होता है ना, उसी प्रकार साथियों यहाँ पर भी जो है इंटर लाइब्रेरी लोन Z3 9.50 के माध्यम से पुस्तक उधार ले सकते हैं। एक पुस्तक अपन उधार लेते हैं फिजिकल फॉर्म में, भाई ए पुस्तकालय बी पुस्तकालय से मांगा, फिजिकल फॉर्म में ले रहे हो, एक यहां पर आप ई बुक में ले रहे हो, ठीक है। ये साथियों क्लाइंट ऑफ देयर सर्वर और लैंग्वेज ऑफ देयर सर्वर के मध्य, मतलब क्लाइंट और सर्वर के मध्य साथियों दोनों के मध्य क्या करता है, कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट और सर्वर, सर्वर कौन सा हो गया साथियों, Z3 9.50, क्लाइंट कौन सा हो गया आपका जो है, जो यूजर आते हैं, पाठक आते हैं, वो हो गया। इन दोनों के मध्य साथियों क्या करता है, काम करता है। इन दोनों के मध्य ट्रांसलेटर का साथियों क्या करता है, काम करता है। अनुवादक का भी क्या करता है, काम करता है, जिसके माध्यम से उनको पाठ्य सामग्री उनकी सही समय पर उनको मिल जाती है। क्लियर है, एक बार साथियों क्या कर लो, इसको लिख लो। इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, लिख लिया आपने। अब देखो अपन आगे साथियों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक साथियों आपके सामने जो है डायग्राम, ठीक है, और ये किसका डायग्राम, अगर साथियों अपन बात करें, ये डायग्राम है Z3 9.50 मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। किसी सूचना को वापस रिट्राइव करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए साथियों अगर अपन बात करें, इसकी अपन बात करते हैं। सूचना पुनः प्राप्ति का प्रयोग किसने किया है, ये आपको कमेंट्स में जाकर बताना है। देखो यहां पर साथियों एक तो सिस्टम एक क्लाइंट साइड है, एक तो सिस्टम एक क्लाइंट साइड है, सिस्टम बी सर्वर साइड है। देखो दो चीज है, एक तो सिस्टम ए है क्लाइंट की साइड से, एक सिस्टम है बी सर्वर की साइड से। भाई लाइब्रेरी ने क्या किया, डेटा जितना भी था किसी प्रकार का, उस डेटा को सभी को इकट्ठा किया, और यहाँ पर Z3 9.50 सर्वर साइड है, इसमें जाकर क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, एक एक चीज को सेव कर दी। सेव करने के बाद अब लाइब्रेरी पाठक आते हैं, किसी प्रकार का यूजर आता है, किसी प्रकार का यूजर आकर साथियों क्या करता है, यूजर इंटरफेस पर यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन, सूचना क्या कर रहा है साथियों, सर्च कर रहा है। सूचना क्या कर रहा है, यहाँ पर सर्च कर रहा है। अब यहाँ पर साथियों सूचना सर्च कर रहा है, तो सूचना साथियों अगर अपन बात करें, ये कन्वर्जन जो है ना यहाँ पर जाएगी। कन्वर्जन जो है Z3 9.50 क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट के क्या होगी साथियों, यहाँ पर यूजर के क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी, क्वेरी होगी। ये क्वेरी साथियों क्या करेगी, जो सिस्टम बी है, सर्वर साइड है Z3 9.50 का, इसके पास जाएगी। ये भाई साहब कहता है कि भाई इंफॉर्मेशन चाहिए, कन्वर्जन को कहता है। कन्वर्जन क्या करता है साथ, इंफॉर्मेशन सर्च करता है। कहां से सर्च करेगा, जो डेटाबेस है, जो पहले से साथियों इंफॉर्मेशन पहले से यहां पर स्टोर की गई है, संग्रहण कर रखी है, क्योंकि पाठक इस प्रकार की इंफॉर्मेशन की मांग कर सकता है, सर्च कर सकता है। डेटाबेस सर्च किया, यहां पर साथियों रिजल्ट सेट हुआ, लो भाई डेटाबेस क्या हो गया, मैच हो गया, इंफॉर्मेशन जो मांगी गई तो यहां पर मैच होगी। ठीक है, मैच होने के बाद में साथियों यहाँ पर रिजल्ट सेट होने के बाद में डेटाबेस रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद में साथियों वापस कन्वर्जन पर जाएगा। आपके Z3 9.50 सर्वर है, इस पर ये इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है साथियों, जो रिजल्ट डेटाबेस जो रिकॉर्ड है उसको रिट्राइव कर रहा है, पुनः प्राप्त कर रहा है। और पुनः प्राप्त करने के बाद साथियों इधर जो क्लाइंट सर्वर है Z3 9.50, इस क्लाइंट को क्या कर देगा, दे देगा। ये क्या करेगा साथियों, कन्वर्जन के माध्यम से यहाँ पर सर्च रिजल्ट के माध्यम से क्या कर देगा, शो कर देगा, कि यूजर को कहेगा कि आपने जो इंफॉर्मेशन की मांग की है, जिस प्रकार की सूचना की मांग की है, ये लो भाई आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर
मिल जाती। तो इस प्रकार से साथियों क्या करता है आपका ये मॉडल जो है आपका Z3 9.50 क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, जो कि इंफॉर्मेशन सूचना को रिट्राइव करने के लिए अपन साथियों क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो इस डायग्राम को साथियों, इस चित्र को क्या करना, अपनी कॉपी में बनाना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई इस प्रकार से इंफॉर्मेशन का अपन रिट्राइव करते हैं। इसके बाद में साथियों एक और अपन बात करते हैं रिसोर्सेज डिस्कवरी की। अपन बात करें किस प्रकार से यहाँ पर रिसोर्सेज को डिस्कवर करते हैं, किस प्रकार से अपन सूचना को सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पर साथियों जो है किस प्रकार से सूचना को सर्च करते हैं भाई। क्लाइंट्स Z3 9.0 साथियों ये क्लाइंट जो हो जाता है, क्लाइंट हो जाता है, यूजर इंटरफेस हो जाता है। कोई भी लाइब्रेरी पाठक आएगा, किसी प्रकार की सूचना की मांग करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, कंप्यूटर के माध्यम से इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। लाइब्रेरी जो डेटाबेस है वो साथियों क्या करके रखती है, अलग अलग प्रकार से डेटा को सर्च कर सेव करके रखेगी। डेटाबेस हो जाता है, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से कोई इमेजेस हो जाती है, वर्चुअल म्यूजियम कलेक्शन हो जाता है, ई जर्नल्स होती है, प्रिंटेड बुक हो जाती है। इस प्रकार से क्या करके रखती है, अपने इंफॉर्मेशन को पहले से ही सेव करके रखती है। अब किसी प्रकार के पाठक को किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, किसी प्रकार के पाठक किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, तो ये क्या कर रखी है साथियों, इसने अलग अलग सर्वर बना रखा है। अलग अलग क्या कर रखा है साथियों, सर्वर बना रखा है। जैसे जेड सर्वर की अगर अपन बात करें, इसमें जो है आपके IR सिस्टम, मतलब आपके इंटेलेक्चुअल जो रिसोर्सेज हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन हो जाती है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हो जाते हैं, इनको मेटा डेटा आपका जो है यहाँ पर डेटाबेस और डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में दो ही यहाँ पर सर्वर बना रखे। इसके बाद में इसमें ठीक है, इसके बाद में साथियों जेड सर्वर में आपकी मेटा डेटा, इमेज और वर्चुअल म्यूजियम कलेक्शन हो जाता है। जेड सर्वर की अगर अपन बात करें, ई जर्नल और प्रिंटेड बुक हो जाती है। भाई अलग अलग फोल्डर बना दिया अपन कह सकते हैं, है ना। यहां से साथियों क्या करेगा, कोई भी डेटा है, जेड क्लाइंट है, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है। तो ये साथियों Z3 9.0 सर्वर फ्रंट हो गया, ये इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए IR सिस्टम हो गया। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाएगा, और साथियों नेटवर्किंग एंड एनालॉग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से भी अपन साथियों क्या कर सकते हैं, आपके रिसोर्सेज डिस्कवरी कर सकते हैं, है ना। अब देखो अपन बात करते हैं साथियों कि भाई अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक चित्रात्मक डिजिटल एग्जाम्पल के माध्यम से भी अपन ने क्या कर लिया है, समझ लिया है। यहाँ तक आई होप साथियों आपका जो है ना एक एक चीज कंसेप्ट वाइज आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो साथियों अपन आगे अपन बात करते हैं, व्हेन डिस्कसिंग और रीडिंग अबाउट Z3 9.50, जब साथियों अपन क्या कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपन को ये भी जानना जरूरी है कि यू नीड टू नो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट और द सर्वर, कि आप जो है साथियों ये भी आपको जो है जानना आवश्यक है कि क्लाइंट और सर्वर दोनों क्या चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साथियों, इफ यू ए वेंडर टेल्स यू दैट यू आर परचेजिंग Z3 9.50, जो वेंडर है आपके सामने जो Z3 9.50 आपको बेच रहा है कि भाई मैं ये परचेज करने जा रहा हूं, कि ये किस प्रकार का, डज दैट मीन दैट यू आर रिसीविंग ए Z3 9.50 सर्वर और क्लाइंट और बोथ, कि भाई आप जो है यहाँ पर मैं परचेज करने जा रहा हूँ, कि मैं सर्वर परचेज करने जा रहा हूँ या क्लाइंट परचेज करने जा रहा हूँ, दोनों परचेज करने जा रहा हूँ। भाई इसमें जो है क्या, इसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मेरे को क्या क्या मिलेगा। देखो इधर व्हाट इज जेड, मतलब व्हाट इज जेड का मतलब साथियों Z3 9.50 क्या है, व्हाट जेड इज नॉट, व्हाट जेड इज नॉट मतलब साथियों Z3 9.50 क्या नहीं है और क्या है, इसको भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो चाहे से आपका एग्जामिनर आप पूछे कौन सा संबंध रखता है, कौन सा संबंध नहीं रखता है, गलत नहीं होना चाहिए, है ना, गलत आपका नहीं होना चाहिए। क्लियर है, यानी इस चीज का साथियों क्या करना आपको यहाँ पर ध्यान भी आपको रखना है। अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो व्हाट जेड इज की अपन बात करें, व्हाट जेड इज नॉट, है ना। देखो सबसे पहले साथियों अपने पास की अगर अपन बात करें, एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर प्रोटोकॉल, जो आपका साथियों अगर अपन बात करें Z3 9.50 की अगर साथियों अपन बात करें, एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर प्रोटोकॉल कहलाता है एक प्रकार का, है ना।
अर्थात साथियों किसी प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन आपको रिट्राइव करनी है, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको किसी के पास शेयर करनी है, या अपन कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, किसी कम्युनिकेशन आपका जो हो जाए, तो ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर ही प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है आपको फिजिकल फॉर्म में पुस्तकें जो प्रिंट आउट करके दे देगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक प्रकार का डेटाबेस लैंग्वेज नहीं है। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट में साथियों एसक्यूएल काम करता है, तो वहां पर साथियों डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज नहीं है कि दो पाठकों के मध्य डेटाबेस जो है लैंग्वेज को कन्वर्ट करके फिर ये इंफॉर्मेशन प्रदान करा, नहीं, ये डेटाबेस लैंग्वेज नहीं है, किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ये लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन अपन कह सकते हैं साथियों, ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, एक प्रकार का क्या है साथियों, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अर्थात आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, आपकी सूचनाओं को रिट्राइव करने के लिए साथियों एक प्रकार का कम्युनिकेशन लैंग्वेज प्रोटोकॉल है, लेकिन डेटाबेस लैंग्वेज नहीं है। अपन ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा था, डीबीएमएस पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि भाई एसक्यूएल क्या होती है, डीबीएमएस क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये सर्च इंजन भी नहीं है। जैसे गूगल बाबा पर आप जाकर सर्च करते हो तो एक प्रकार का सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पर तो आप इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर रहे हो, जो आपने पहले से फीड कर रखी है, जो आपने पहले से डेटा सेव कर रखा है, तो उसको साथियों क्या करते हो आप, रिट्राइव करते हो। तो ये सर्च इंजन नहीं है, गूगल की तरह है, याहू की तरह, ठीक है। एक मैकेनिज्म टू सर्च मल्टीपल डेटाबेस एट द सेम टाइम। भाई एक टाइम पर साथियों अगर आपने एक सर्वर से 2-3 कंप्यूटर आपने अटैच कर रखे हैं, तो मल्टीपल जो है ना, आप कोई 2 पाठक 3 पाठक जितने कंप्यूटर आपने सर्वर से ऐड कर रखे उतने साथियों एक मैकेनिज्म टू सर्च मल्टीपल डेटाबेस, एक साथ मल्टीपल डेटाबेस क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। लेकिन सर्च कमांड भी साथियों ये नहीं है एक प्रकार का, है ना, कि आपने इसको कमांड दिया कि मेरे को बता भाई इसका जो है ना क्या इसका सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एक कमांड को भी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर रहा है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है एक प्रकार का। मैकेनिज्म टू रिट्राइव रिकॉर्ड्स एंड हैव देम टू डिस्प्लेड एज इफ दे वर इन ऑन ए लोकल सिस्टम। भाई जो आपकी इंफॉर्मेशन है जिस प्रकार की अगर अपन बात करें, तो उस इंफॉर्मेशन को साथियों रिट्राइव करने का काम करती है, सूचना पुनः प्राप्त कर सकते हो आप, है ना, सूचना पुनः प्राप्त कर सकते हो। एक लोकल सिस्टम जो है आपका, जो कंप्यूटर अटैच कर रखा है, उस पर आराम से अटैच कर लो, उस पर आपको शो हो जाएगा, जब भी चाहिए उस वक्त आपको शो करके दे देगा कि साहब आपकी ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, रिट्राइव करके आपको दे रहा है। लेकिन क्लाइंट इंटरफेस नहीं है, कि एक प्रकार का साथियों क्लाइंट इंटरफेस भी नहीं है। क्लियर है या नहीं? तो इसको साथियों एक बार क्या कर लो, लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को समस्या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। अब देखो लिख लिया आपने, वीडियो को पॉज करो, एक एक चीज को लिखो। अब बात करते हैं साथियों Z3 9.50 का एक लेटेस्ट जो एडिशन है वो क्या है। Z3 9.50 की अपन बात करें, इसका लेटेस्ट एडिशन किसे कहते हैं उसकी अपन बात करते हैं साथियों। देखो एक साथियों आपका आता है जिंग, एक क्या आता है साथियों, जिंग आता है, ठीक है। जिंग की साथियों अगर अपन बात करें, जिंग जे का मतलब होता है Z3 9.50, आई का मतलब साथियों इंटरनेशनल, एन का मतलब नेक्स्ट, और जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन। देखो इधर यहाँ पर साथियों ब्रैकेट भी किया हुआ है, ब्रैकेट करके लिखा हुआ है। जिंग का पूरा नाम है साथियों जेड जो है इसका पूरा नाम है Z3 9.50, आई का है इंटरनेशनल, एन का है नेक्स्ट, और जी का है साथियों जनरेशन। तो इन जो है आपके साथियों ये जिंग का क्या हो जाता है, पूरा नाम हो जाता है। अब जिंग जो है किस किस को मिलाकर बना है, अगर अपन बात करें साथियों, जिंग जो है ना एक लेटेस्ट जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए आने वाले समय में साथियों एक बड़े स्तर पर प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाएगा, और जाना भी जाता है, इसको अपन यूज भी कर रहे हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए जिंग क्या है, अभी तक साथियों यूजीसी नेट तक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो इधर जिंग साथियों एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, Z3 9.50 का एक नवीनतम एडिशन कह सकते हैं अपन, ठीक है। ये साथियों Z3 9.50 को मिलाकर बनता है, सर्च एंड रिट्राइवल वेब सर्विसेज को बनकर मिलाकर बनता है साथियों, जिसका SRW, ठीक है। आपको एग्जाम में या तो बोल देगा SRW या बोल देगा सर्च एंड रिट्राइवल वेब सर्विसेज, कि वेब सर्विसेज पर जितना भी डेटा रिट्राइव कर सकते हो उसको मिलाकर।
प्लस सर्च एंड रिट्राइवल यूआरएल सर्विस SRU, इन तीनों को मिलाकर 1 2 3 इन तीनों को मिलाकर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने साथियों किसको तैयार किया है, जिंग को तैयार किया है, ZING को तैयार किया है। कब तैयार किया है साथियों इसको 2002 में इसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा तैयार किया गया है। ये साथियों अगर अपन बात करें Z39.50 लेटेस्ट क्या है, एडिशन भी कहलाता है, लेटेस्ट कहलाता है आपका। इसका नेक्स्ट जो है Z39.50 के बाद एक आता है साथियों सरपास कॉपी एक्ट आता है। इसी आपकी अगर साथियों अपन बात करें, एक क्या आता है आपका सरपास कॉपी एक्ट भी आता है। सरपास कॉपी एक्ट की अगर अपन बात करें, विंडोज बेस्ड Z39.50 कॉपी कैटलॉगिंग टूल, कॉपी कैटलॉगिंग टूल ये साथियों एक आपका विंडोज बेस्ड है, मतलब विंडोज पर ही चलेगा, मोबाइल पर नहीं चलेगा। दूसरा ये साथियों कॉपी कैटलॉगिंग टूल अर्थात इंटरनेट पर फ्री मार्क रिकॉर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट पर जितने भी आपकी मार्क कैटलॉगिंग रिकॉर्ड अवेलेबल है, ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग फॉर्मेट में अगर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, उस रिकॉर्ड को साथियों क्या कर सकते हो, सरपास कॉपी एक्ट के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप साथियों Z39.50 जो है आपका क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, इसमें साथियों इसको ऐड कर सकते हो और आप अपने पाठकों के लिए साथियों इसको क्या कर सकते हो, यूजेबल बना सकते हो। और किसके माध्यम से यूजेबल बनाते हैं अपन, वो साथियों सरफेस कॉपी एक्ट के माध्यम से अपन क्या करते हैं, इसको यूजेबल बनाते हैं। मतलब यूजेबल का मतलब प्रयोग कर सकते हैं, पाठकों के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। एक साथियों आता है गिल्स आता है। देखो गिल्स की अगर साथियों अपन बात करें, ग्लोबल इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस, ये क्या है साथियों, ग्लोबल इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस है। इसी को पर साथियों क्या कहते हैं, इसी को, ठीक है, इसे का मतलब साथियों, इसे मतलब गिल्स को ही गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो साथियों किसको जाना जाता है, गिल्स को। गिल्स का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस है। गिल्स का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस है। यह Z39.50 की प्रोफाइल पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, प्रोफाइल पर, कि आप जो है आपकी लाइब्रेरी की जो डेटाबेस को रिकॉर्ड कर रहे हो, उस डेटाबेस को रिकॉर्ड करने के लिए साथियों किस प्रकार की प्रोफाइल तैयार कर रहे हो, यहाँ पर क्या क्या इसमें डेटाबेस किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन सेव करने वाले हो, किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन रिट्राइव करोगे, तो उस पर साथियों क्या होता है, गिल्स आधारित होता है और उससे संबंधित ही क्या करता है, जानकारियां प्रदान करता है। जितने भी लाइब्रेरीज है आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रोफाइल को जो है ना एक दर्शाएगा, वो साथियों कौन सा दर्शाता है आपका, वह दर्शाता आपका गिल्स आपका दर्शाता है। क्लियर है यानी इस चीज का साथियों क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। एक बार साथियों क्या कर लो, इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखो साथियों अपन आगे अपन बात करते हैं। आपका Z39.50 है साथियों क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में साथियों जो है आपका यूजीसी नेट में जो है ISO 27 बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड में Z39.50 दिया हुआ है, इसको पढ़ लिया। अब आता है Z39.71 आपका दिया गया है। ठीक है, जिसे अपन लेटेस्ट एडिशन जो है आपका इसका 2011 में है, इसकी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। ये भी साथियों एक प्रकार का क्या है, स्टैंडर्ड है, एक प्रकार का मानक है, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड है। जिस प्रकार से ISO कार्य करता है, जिस प्रकार से Z39.50 कार्य करता है, उसी प्रकार से साथियों Z39.71 भी क्या करता है, एक बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड के रूप में कार्य करता है। लाइब्रेरी में डेटा को रिट्राइव करने के लिए, लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सर्च करने के लिए साथियों, एक मानक निर्धारण करने के लिए, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, किस प्रकार से आपको लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो उस मानक के रूप में क्या करता है, Z39.71 कार्य करता है ना। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, ये ज्यादा अभी तक प्रचलित भी नहीं हो पाया जितना ISO 2709 और Z39.50 प्रचलित हुआ है। साथियों इसको जो विकसित किया गया है 6 अक्टूबर 2006 में क्या किया, इसको विकसित किया। Z39.71 जो है ना, इसको विकसित किसने किया है, 6 अक्टूबर 2006 को। विकसित करने वाली कौन है, वही दो संस्थाएं,
जो Z3 9.50 को विकसित किया है, कौन? ANSI और निस्को। ANSI और निस्को, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की दोनों संस्थाएं क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अधीन कार्य करती है। ठीक है, इसका विकसित करने का कारण क्या था साथियों? एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस को एक अलग से स्टैंडर्ड, एक अच्छे स्तर पर मानक निर्धारण करने के लिए साथियों उसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। या अपन कह सकते हैं इसका न्यू वर्जन, Z3 9.50 का न्यू वर्जन किसे कहते हैं, किस रूप, कौन सा जाना जाता है? तो साथियों Z3 9.71 जो है इसको न्यू वर्जन के रूप में क्या करता है? जाना जाता है। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन की अगर साथियों अपन बात करें, इसका किसका लेटेस्ट एडिशन? Z3 9.71 का, जो कि 6 अक्टूबर 2006 को आया है। इसका लेटेस्ट एडिशन जो है साथियों 2011 में आया है। कब आता है साथियों? 2011 में आता है। ठीक है, ANSI और निस्को इन दोनों ने विकसित किया। ANSI का, निस्को का फिर पूरा नाम लिख लो, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ANSI का पूरा नाम है साथियों अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। निस्को का पूरा नाम साथियों क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ANSI का पूरा नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। निस्को का पूरा नाम क्या साथियों? नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए नाम मिलता है। ANSI के द्वारा इसको तैयार किया गया। भाई तैयार किसने किया है? Z3 9.71 को तैयार किया है ANSI ने। और अप्रूव किसने किया है? निस्को के द्वारा किया गया है। इसको अप्रूव किसने किया है? निस्को। भाई Z3 9.50 को अप्रूव किसने किया था? Z3 9.50 को अप्रूव किसने किया? निस्को ने। Z3 9.71 को अप्रूव किसने किया? निस्को ने। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? इसको तैयार किया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यानी? तो इसका भी ध्यान रखना साथियों। आपका एक ये भी साथियों एक बिब्लियोग्राफिक, एक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड के अंतर्गत साथियों क्या करते हैं? इसका अपन यूज करते हैं। तो वही इसको भी क्या कर लो, एक बार लिख लो। आई होप साथियों ये आपको क्लास समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो जो आपका बिब्लियोग्राफिक, अपन स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंटरचेंज का जो टॉपिक था आपका UGC नेट में, ये टॉपिक क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। तो आई होप मिलेंगे साथियों अगली क्लास में। तब तक लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार की समस्या होती है, इस टॉपिक से संबंध, किसी प्रकार के टॉपिक से संबंध, आपको एप्लीकेशन पर चैट का ऑप्शन मिलता है। टाइमिंग आपका 9 से शाम को 5 बजे तक कर रखा है। इसके मध्य जो भी प्रॉब्लम होती है, जिस भी प्रकार की, आप दबा के वहां पर क्या करो, पूछो। आप मन में इंफॉर्मेशन, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रखनी है ना? कोई मतलब प्रकट नहीं कर पा रहे, उससे टाइप नहीं होता हमें, तो रिकॉर्ड करना आता है। रिकॉर्ड का बटन है, दबाओ उसको, बोलो भाई सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी ये पीड़ा हो रही है यहाँ, तो उस पीड़ा का जो है ना यहाँ पर हम निवारण करेंगे। लेकिन पूछना आपको है, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, प्रॉब्लम नहीं रखनी है। प्रॉब्लम रखोगे मामला गड़बड़ है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि एग्जामिनर जो है ना हर स्टूडेंट की जो है ना कमजोरनेस जानता है कि कहाँ स्टूडेंट जो है ना आंसर दे सकता है, कहाँ नहीं दे सकता है। तो उन प्रॉब्लम्स को जो है ना सोल्व करके रखो। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों अगली क्लास में। तब तक लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।